शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरा घूंघट तक नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ एक कागज़ मेरे सामने रखा और कहा, इसे पढ़ लो। मैंने कांपते हाथों से कागज़ खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज से ठीक 7 दिन बाद हमारा तलाक हो जाएगा। मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, लेकिन शब्द वही थे। मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा। लेकिन हमारी शादी तो आज हुई है। उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। उनकी आवाज़ में ऐसा ठंडापन था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीमे से पूछा, अगर तलाक ही देना था तो शादी क्यों की? इस बार उन्होंने मेरी आंखों में देखा और जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस शादी से किसी की जान बच सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई, किसकी जान, कैसे, और मेरी शादी का उससे क्या संबंध था। लेकिन उस रात उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोफे पर जाकर लेट गए और मैं पूरी रात जागती रही। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 7 दिन बाद सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं टूटने वाला था, बल्कि एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था। मेरा नाम अवनी था। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई। हमारे पास दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार बहुत था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, मेरा भी एक छोटा सा परिवार होगा और मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन जिस शादी के सपने मैंने बचपन में देखे थे, मेरी शादी वैसे बिल्कुल नहीं थी। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी, उसका नाम आर्यन मल्होत्रा था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से उसका नाम लिया जाता था। लोग उससे डरते थे। उसकी एक पहचान थी, वह कभी मुस्कुराता नहीं था। उसके फैसले पत्थर की लकीर माने जाते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने आज तक किसी को अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। शादी से पहले मैंने उसकी सिर्फ तस्वीर देखी थी। उन तस्वीरों में भी उसके चेहरे पर वही शक्ति दिखाई देती थी जो आज मेरी आंखों के सामने थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में आर्य नहीं था। मैं घबराकर उठी। रात की सारी बातें फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। वे कागज, 7 दिन बाद तलाक की बात और किसी की जान बचाने वाला रहस्य। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। उसमें लिखा था, नीचे नाश्ता 8 बजे है, देर मत करना। बस इतना ही। ना कोई प्यार, ना कोई अपनापन और ना कोई शुभकामना। मैं धीरे धीरे नीचे पहुंची। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आर्यन के पिता अखबार पढ़ रहे थे। उसकी माँ चुपचाप नाश्ता परोस रही थी और आर्यन अपनी सीट पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, सबकी नज़रें एक पल के लिए मेरी तरफ उठी, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो गया। मुझे लगा जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, बल्कि कोई मेहमान हूँ जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। मैं चुपचाप बैठ गई। तभी आर्यन की माँ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, रात को ठीक से नींद आई? मैं जवाब देती उससे पहले ही आर्यन ने कहा, माँ, अवनी को आराम करने दीजिए। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दूरी थी। उसकी माँ तुरंत चुप हो गई। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लगा जैसे इस घर में हर कोई आर्यन की बात मानने का आदी हो। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में लौट रही थी कि तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल के कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। मैं रुक गई, कुछ पल तक सुनती रही, फिर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगी। कॉरिडोर के आखिरी में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। रोने की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची,
अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अवनी। मैं घबराकर पलटी। सामने आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने धीमे से कहा। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा, फिर बोला, इस घर में कुछ चीज़ों के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन उस कमरे में कौन है? मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैंने कहा ना, सवाल मत पूछो। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस पल पहली बार मुझे लगा कि वह सिर्फ सख्त नहीं, वह किसी बात से डरा हुआ भी है। उस रात मैं फिर से सो नहीं पाई। बार बार वही कमरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। आखिर उस कमरे में कौन था और क्यों पूरा परिवार उस बारे में बात करने से बच रहा था? लेकिन इन सवालों से भी बड़ा सवाल मेरे सामने था। 7 दिन बाद वाला तलाक। शादी का दूसरा दिन खत्म हो चुका था। अब मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। 6 दिन जिनमें मुझे ये जानना था कि आखिर मैं इस घर में क्यों लाई गई हूँ, किसकी जान खतरे में है, और आर्यन मल्होत्रा मुझसे शादी करके 7 दिन बाद मुझे छोड़ना क्यों चाहता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जो मेरे होश उड़ा देगी। क्योंकि जिस बंद कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, उस कमरे में कोई अजनबी नहीं था। वहाँ कोई ऐसा था जिसका रिश्ता सीधे मेरी शादी और 7 दिन बाद होने वाले तलाक से जुड़ा हुआ था। और यही सच मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद पिछली रात एक बुरा सपना थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र कमरे पर पड़ी, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं अब इस घर की बहू थी और आर्यन मल्होत्रा की पत्नी भी। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक नौकरानी अंदर आई और बोली, मैडम, साहब ने नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है। मैंने सिर हिलाया और तैयार होकर नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आर्यन हमेशा की तरह गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तभी आर्यन की माँ बोली, बेटा, आज शाम को एक बड़ी पार्टी है। हमारे सभी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर आएंगे, तुम भी तैयार रहना। मैंने धीरे से कहा, जी माँ जी। लेकिन तभी आर्यन की आवाज़ सुनाई दी, पार्टी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। जी, और जो बातें मैं कहूँ वही करना। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन लहजा आदेश देने वाला था। मैंने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद आर्यन ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे पहली बार घर को देखने का मौका मिला। इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर चीज़ आलीशान थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही थी। दोपहर में मैं घर के पीछे बने बगीचे में चली गई। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जो बाकी घर से अलग दिखाई देता था। जिज्ञासा में मैं उसके पास चली गई। दरवाज़ा बंद था। मैं वापस मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, उस कमरे के पास मत जाओ। मैंने पलटकर देखा। वह आर्यन की दादी थी। क्यों दादी जी? उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं बेटा, इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन अब मेरे मन में सवाल और बढ़ चुके थे। उस कमरे में आखिर ऐसा क्या था? शाम होते होते पार्टी शुरू हो गई। घर मेहमानों से भर गया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि राठौर फैमिली कितना प्रभावशाली था। सब लोग आर्यन की तारीफ कर रहे थे। कोई उसे सफल बिजनेसमैन कह रहा था, कोई उसकी समझदारी की। लेकिन तभी मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी जो लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। कुछ देर बाद वह मेरे पास आई। तो तुम आर्यन की नई पत्नी हो? जी, वह हल्का सा मुस्कुराई। भगवान तुम्हें खुश रखे।
क्योंकि आर्यन किसी को खुश रखना नहीं जानता। जाते जाते उस महिला ने मेरी हथेली में एक छोटा सा कागज़ रख दिया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वह भीड़ में गायब हो चुकी थी। मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई। वह कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा? रात के समय पार्टी खत्म हुई। मैं अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि आर्यन पहले से वहां मौजूद था। वह खिड़की के पास खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आज पार्टी में एक महिला आई थी, उन्होंने आपके बारे में अजीब बातें कहीं। आर्यन तुरंत मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं। उससे बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कौन थी? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, कुछ लोग अतीत में ही अच्छे लगते हैं। मैं और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर चुप हो गई। रात बीत गई, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। अगले दिन घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर में जब मैं लाइब्रेरी की सफाई कर रही थी, तभी एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। किताब के अंदर से एक तस्वीर फिसलकर ज़मीन पर आ गई। मैंने तस्वीर उठाई। तस्वीर में आर्यन था और उसके साथ वही महिला खड़ी थी जिसे मैंने पार्टी में देखा था। दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। मेरे हाथ कांप गए। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, वो तस्वीर तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। मैंने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। ऐसा दर्द जिसे वह वर्षों से अपने अंदर छुपाकर जी रहा था। और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ सख्त नहीं था, उसके अतीत में कोई ऐसा जख्म था जिसने उसे पत्थर बना दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस तस्वीर में मौजूद महिला की सच्चाई जानने के बाद मेरी अपनी शादी भी खतरे में पड़ने वाली थी। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर आ रही थी। तस्वीर में दिख रही खुशी और आज के आर्यन के चेहरे की सख्ती में जमीन आसमान का फर्क था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक हंसते मुस्कुराते इंसान को इतना बदल दिया? अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि आर्यन पहले से कमरे में जा चुका था। मैं नीचे पहुंची तो पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। सब सामान्य लग रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे इस घर का हर व्यक्ति कोई ना कोई राज छुपा रहा हो। तभी दादी जी ने मुझे अपने पास बुलाया। बेटा, आज मंदिर चलोगी? मैंने तुरंत हाँ कह दी। शायद घर से थोड़ी देर बाहर जाने से मेरा मन भी हल्का हो जाता। मंदिर से लौटते समय दादी जी अचानक एक पार्क के सामने रुक गईं। उनकी नज़र कहीं दूर टिकी हुई थी। मैंने देखा सामने एक छोटी बच्ची खेल रही थी। दादी जी की आंखें भर आईं। कितनी प्यारी है ना, उन्होंने धीमी से कहा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गई। अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो आज आर्यन की भी एक बेटी होती। मेरे कदम वहीं रुक गए। क्या मतलब? दादी जी जैसे अपनी बात कहकर पछता गईं। कुछ नहीं बेटा, पुरानी बातें हैं। लेकिन अब मेरे मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या तस्वीर वाली महिला कभी आर्यन की जिंदगी का हिस्सा थी? और क्या उनका कोई बच्चा भी था? घर लौटने के बाद मैं पूरे दिन बेचैन रही। शाम को आर्यन ऑफिस से वापस आया। हमेशा की तरह सीधा अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज मैंने तय कर लिया था कि मैं सच जाने बिना नहीं रहूंगी। रात को जब वह काम कर रहा था, मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पूछो। तस्वीर वाली महिला कौन थी? उसके हाथ अचानक रुक गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन दर्द ज़रूर था। तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक उठकर खिड़की के पास चला गया। हर इंसान का एक अतीत होता है। कुछ अतीत ऐसे होते हैं जिन्हें जितना भुलाने की कोशिश करो उतना ही दर्द देते हैं। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं समझ गई कि बात बहुत गहरी है। अगले दिन दोपहर में मैं घर के पीछे वाली उसी बंद कमरे के पास गई। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि उस कमरे का संबंध आर्यन के अतीत से है। इस बार दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। शायद किसी ने जल्दबाजी में ठीक से बंद नहीं किया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। कमरे में बच्चे के खिलौने रखे हुए थे। एक छोटी साइकिल, कुछ गुड़ियाएँ, रंग बिरंगी किताबें और दीवारों पर बने कार्टून। मैं हैरान रह गई। ये किसी बच्चे का कमरा था। तभी मेरी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। तस्वीर में आर्यन था। वही महिला थी और उनके बीच में लगभग 4 साल की एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक तेज आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने डरते हुए तस्वीर नीचे रख दी। मैंने कहा था ना कि कुछ बातें जानने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज़ पहले से कई ज़्यादा सख्त थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। ये सुनकर अचानक उसका चेहरा बदल गया, जैसे सारा गुस्सा एक पल में टूट गया हो। उसने तस्वीर की तरफ देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, सच कभी कभी इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा दर्द शायद उसी इंसान के अंदर छिपा है जिसे सब पत्थर दिल समझते हैं। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, और जब उसकी सच्चाई मेरे सामने आएगी तब मेरी और आर्यन की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार उस छोटी बच्ची की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी जैसे उसे दुनिया का कोई डर ना हो। लेकिन अगर वह सच में आर्यन की बेटी थी तो वह अब कहाँ थी और उसका कमरा वर्षों से बंद क्यों पड़ा था? अगले दिन घर का माहौल सामान्य था, लेकिन आर्यन पहले से ज़्यादा खामोश लग रहा था। उसने नाश्ते की मेज पर भी किसी से ज़्यादा बात नहीं की। मैं कई बार उसकी तरफ देखती रही, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। दोपहर में मैं रसोई में माँ जी की मदद कर रही थी कि तभी घर के पुराने नौकर रामू काका वहाँ आए। वह इस परिवार के साथ लगभग 30 साल से थे। मैंने सहजता से पूछा, काका, घर के पीछे वाला कमरा किसका है? ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा और धीमे स्वर में बोले, बहू जी, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। अब मेरा यकीन और मजबूत हो चुका था कि उस कमरे और उस बच्ची का कोई बहुत बड़ा रहस्य था। शाम को मैं छत पर खड़ी थी, तभी दादी जी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने खुद ही कहा, तुम जानना चाहती हो ना कि उस कमरे का सच क्या है? मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा। उन्होंने गहरी सांस ली। वो कमरा आर्यन की बेटी आरोही का था। उसी दिन रामू काका ने मुझे एक और बात बताई। जिस रात मैंने कमरे में रोने की आवाज़ सुनी थी, उस दिन पुराने खिलौने में रखा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस अचानक चालू हो गया था।
उसमें छोटी आरोही की आवाज़ रिकॉर्ड थी। तभी मुझे समझ आया कि उस रात मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि अतीत की एक गूंज को सुना था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। तो वो अब कहाँ है? दादी जी की आंखें भर आई। यही तो सबसे बड़ा दर्द है बेटा, कोई नहीं जानता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? 6 साल पहले एक हादसे में वह गायब हो गई थी। मैं स्तंभ रह गई। गायब? दादी जी ने सिर हिलाया। उस दिन आर्यन अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक पहाड़ी इलाके में घूमने गया था। अचानक मौसम खराब हो गया। कार का एक्सीडेंट हुआ। जब लोगों ने मदद पहुंचाई तब आर्यन बेहोश मिला। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और छोटी आरोही कहीं नहीं मिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर बहुत खोज हुई, पुलिस लगी, लोगों ने महीनों तलाश की, लेकिन आरोही कभी नहीं मिली। मेरी आंखें नम हो गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि आर्यन के अंदर इतना दर्द क्यों था। उसने एक ही दिन में अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खो दिया था। उसी रात जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा कि आर्यन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। पहली बार मुझे उसके लिए गुस्सा नहीं बल्कि दया महसूस हुई। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। आप अभी तक जाग रहे हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। नींद नहीं आ रही। कुछ पल चुप्पी रही। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, आरोही बहुत प्यारी थी। यह सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। दादी ने बताया। मैंने सिर झुका लिया। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, लोग सोचते हैं कि इंसान अपने प्रिय लोगों को भूल जाता है, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग कभी नहीं भूलते। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हर सुबह उठकर लगता है शायद आज कोई खबर मिलेगी, शायद आज कोई दरवाज़ा खुलेगा और मेरी बेटी दौड़कर मेरे पास आ जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार आर्यन ने अपने दिल का एक हिस्सा मेरे सामने खोला था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कॉल उठाई। क्या कहा? अगले ही पल उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। तुम्हें पूरा यकीन है? मैंने घबराकर उसे देखने लगी। कॉल खत्म होते ही वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। किसी ने आरोही को देखा है। मेरे शरीर में सिहर दौड़ गई। क्या? एक लड़की जिसकी उम्र और पहचान आरोही से मिलती है, उसे किसी दूसरे शहर में देखा गया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 6 साल बाद अचानक ये खबर? क्या सच में आरोही जिंदा थी? लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खबर सिर्फ उम्मीद नहीं लेकर आई थी। इसके साथ एक ऐसा सच भी आने वाला था जो पूरे राठौर परिवार की नींव हिला देगा। फोन आने के बाद से आर्यन एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठा। उसी रात उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुला लिया। घर के स्टडी रूम में देर रात तक मीटिंग चलती रही। मैं बाहर बैठी सब कुछ देख रही थी। 6 साल बाद पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ डर भी था। शायद उसे डर था कि कहीं ये खबर भी बाकी खबरों की तरह छोटी ना निकले। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन दूसरे शहर के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैंने सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद पूरा घर बेचैन था। दादी जी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। माँ जी की आंखों में भी उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। 2 दिन 3 दिन में बदल गए, लेकिन आर्यन वापस नहीं आया। चौथे दिन रात को उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ थकी हुई लग रही थी। मैं कल लौट रहा हूँ। मैंने तुरंत पूछा, क्या वो आरोही थी? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस उम्मीद ने
उसे 6 साल बाद मुस्कुराने पर मजबूर किया था, वह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब वह घर लौटा तो पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने किसी से बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चला गया। रात को मैंने देखा कि वह बालकनी में बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसकी पत्नी और बेटी थी। मैं चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने तस्वीर से नज़र हटाए बिना कहा, जानती हो सबसे मुश्किल क्या होता है? मैंने धीरे से पूछा, क्या? हर बार उम्मीद करना और फिर हर बार टूट जाना। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं रह गई। मुझे आर्यन के दर्द की भी चिंता होने लगी थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी थी। वह अब पहले जितना सख्त नहीं रहा था। कभी कभी मेरे पूछने पर जवाब भी दे देता था, लेकिन उसके अंदर का खालीपन अभी भी वही था। एक सप्ताह बाद की बात थी। मैं बाजार से लौट रही थी कि रास्ते में एक छोटी लड़की अचानक मेरी कार के सामने आ गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। लड़की डर गई थी। मैं जल्दी से नीचे उतरी और उसके पास गई। बेटा ठीक हो? उसने सिर हिला दिया। तभी उसकी नज़र मेरे हाथ में पकड़ी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर गलती से मेरे बैग में रह गई थी। लड़की अचानक तस्वीर को घूरने लगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये फोटो आपके पास कैसे है? मैं चौंक गई। तुम इस फोटो को जानती हो? लड़की घबराकर पीछे हट गई। नहीं, कुछ नहीं, इतना कहकर वह भागने लगी। लेकिन तभी उसकी कलाई से बंधा हुआ एक छोटा सा लॉकेट मेरी नज़र में आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट मैंने आरोही की तस्वीर में देखा था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले लड़की भीड़ में गायब हो चुकी थी। उस रात मैंने सारी बात आर्यन को बता दी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लॉकेट का जिक्र किया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह तुरंत उठा और अपने कमरे की अलमारी से एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकाल लाया। उसने एक तस्वीर मेरे सामने रख ली। तस्वीर में छोटी आरोही मुस्कुरा रही थी और उसकी गर्दन में वही लॉकेट था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? आर्यन ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में फिर वही उम्मीद लौट आई थी जो कुछ दिन पहले टूट गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग तरह का डर भी था। उसने धीमी स्वर में कहा, अगर वह सच में आरोही है तो सवाल ये नहीं है कि वह कहाँ थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बोला, सवाल ये है कि 6 साल तक उसे मुझसे दूर किसने रखा। उसके शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद ये कोई हादसा नहीं था। शायद किसी ने जानबूझकर एक पिता को उसकी बेटी से अलग किया था। और अगर ये सच था तो असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। उस रात आर्यन ने एक पल भी नहीं सोया। वह बार बार उसी तस्वीर और उस लॉकेट को देखता रहा। मैं समझ सकती थी कि उसके मन में कितने सवाल चल रहे थे। अगर वह लड़की सच में आरोही थी तो वह 6 साल तक कहाँ रही? और सबसे बड़ा सवाल, उसे उसके पिता से दूर किसने रखा? अगले ही दिन आर्यन ने अपने लोगों को उस इलाके में भेज दिया जहां मैंने उस लड़की को देखा था। कई दिनों तक तलाश चलती रही, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। समय फिर से बीतने लगा, लेकिन इस बार आर्यन ने हार नहीं मानी। एक शाम उसके एक आदमी का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसी लड़की को शहर के बाहरी इलाकों में बने एक पुराने आश्रम के पास देखा गया है। ये सुनते ही आर्यन तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। मैं भी उसके साथ थी। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचे। आश्रम काफ़ी पुराना था। वहां अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती थी। आर्यन ने वहां की संचालक से बात की और लड़की की तस्वीर दिखाई।
तस्वीर देखते ही महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, ये लड़की यहाँ आती है। आर्यन की सांसें तेज हो गई। वह कहाँ है? महिला ने बताया कि लड़की पास के एक छोटे से घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ रहती है। हम तुरंत उस घर की तरफ गए। दरवाज़ा खुला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। लड़की भी उसे देखकर घबरा गई। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन धीरे धीरे उसके करीब गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरोही लड़की के चेहरे पर उलझन थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम आरोही नहीं है। ये सुनकर आर्यन का दिल जैसे फिर टूट गया। लेकिन तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उसने आर्यन को देखते ही घबराकर नजरें झुका ली। आर्यन ने तुरंत पूछा, सच क्या है? महिला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने जो बताया उसे सुनकर हम सब सन्न रह गए। 6 साल पहले पहाड़ी इलाके के पास उसे एक घायल बच्ची मिली थी। बच्ची को कुछ याद नहीं था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा लॉकेट था। महिला ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल लिया। ये सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया था कि यह उसकी बेटी ही है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब आर्यन ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए, तब एक नाम सामने आया। वह नाम किसी और का नहीं बल्कि आर्यन के अपने चाचा विक्रम राठौर का था। वही विक्रम चाचा जो पिछले 6 सालों से परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य बने हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो एक भयानक सच सामने आया। हादसा पूरी तरह हादसा नहीं था। विक्रम राठौर को कंपनी की संपत्ति चाहिए थी। उन्हें डर था कि भविष्य में सब कुछ आर्यन और उसकी बेटी को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने दुर्घटना की योजना बनाई। उनका इरादा सिर्फ आर्यन को ख़त्म करने का था। लेकिन हादसे में आर्यन बच गया। उसकी पत्नी की मौत हो गई और छोटी आरोही लापता हो गई। विक्रम ने समझ लिया कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया था। जब यह सच्चाई पूरे परिवार के सामने आई तो हर कोई स्तंभ रह गया। दादी जी बेहोश होते होते बची। माँ जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और आर्यन वह सिर्फ अपनी बेटी को देख रहा था। 6 साल का दर्द, इंतज़ार और अकेलापन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मेरे मन में एक सवाल फिर जाग उठा। वह सवाल जो हमारी शादी की पहली रात से मेरे दिल में दबा हुआ था। मैंने धीरे से आर्यन की तरफ देखा और पूछा, अगर ये सब सच था तो आपने शादी की पहली रात मुझे 7 दिन बाद तलाक देने वाला कागज़ क्यों दिया था? मेरे सवाल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मुझे डर था। विक्रम सिर्फ मेरी बेटी और मेरी संपत्ति के पीछे नहीं था। उसे पता था कि अगर वह मुझे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो वह मेरे करीब मौजूद लोगों को निशाना बनाएगा। उसने तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। मैं तुम्हें अपनी लड़ाई में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फैसला किया था कि सच सामने आते ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। पहली बार मुझे समझ आया कि वह तलाक नफरत की वजह से नहीं बल्कि मेरी सुरक्षा के लिए देना चाहता था। लेकिन एक और मुश्किल बाकी थी। आरोही को कुछ भी याद नहीं था। वह उस बुजुर्ग महिला को ही अपनी माँ मानती थी। अचानक किसी अजनबी को अपना पिता मान लेना उसके लिए आसान नहीं था। अगले कई महीनों तक आर्यन ने धैर्य रखा। उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वह बस उसके साथ समय बिताता रहा, कहानियाँ सुनाता, उसे घुमाने ले जाता और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब आरोही ने पहली बार उसे देखकर पापा कहा। ये सुनते ही आर्यन घुटनों के बल बैठ गया।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। 6 साल का इंतजार, दर्द और खालीपन उस एक शब्द में पिघल गया था। ये सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल बाद उसे उसकी बेटी वापस मिल गई थी। उसी दिन मुझे यह एहसास हुआ कि इंसान कितना भी सख्त क्यों ना दिखे, उसके दिल में दर्द और प्यार दोनों छुपे हो सकते हैं। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी शक्ति की जगह मुस्कान ले ली थी और हमारी शादी, जो कभी सिर्फ एक समझौता लगने लगी थी, अब एक सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। आरोही के वापस आने के बाद राठौर परिवार की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जिस घर में वर्षों से खामोशी और दर्द का साया था, वहाँ अब फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी। आरोही अभी भी अपने पुराने जीवन और नए परिवार के बीच उलझी हुई थी, लेकिन आर्यन ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह समझता था कि रिश्ते मजबूरी से नहीं, भरोसे से बनते हैं। शायद यही वजह थी कि हर गुजरते दिन के साथ आरोही उसके और करीब आती जा रही थी। एक शाम मैं बगीचे में बैठी थी, वही बगीचा जहाँ कभी मैंने उस बंद कमरे को देखा था और पहली बार इस परिवार के दर्द की झलक महसूस की थी। तभी आरोही दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, मम्मा, पापा आपको बुला रहे हैं। उसके मुंह से मम्मा सुनकर मैं मुस्कुरा दी। शुरू में वह मुझे नाम से बुलाती थी, लेकिन अब उसने मुझे अपने दिल से स्वीकार कर लिया था। मैं उसके साथ अंदर गई। आर्यन स्टडी रूम में खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज एक ज़रूरी काम पूरा हो गया। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ कागज़ थे। वह उस ट्रस्ट के दस्तावेज थे जिसे आर्यन ने अपनी दिव्यांगत पत्नी और उन लापता बच्चों की याद में बनवाया था, जो कभी अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। मेरी आंखें भर आईं। इतने दर्द से गुजरने के बाद भी वह दूसरों की मदद के बारे में सोच रहा था। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मैं अपने साथ जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि किसी और परिवार को वह दर्द ना झेलना पड़े। उस पल मुझे उस इंसान पर गर्व महसूस हुआ जिसे कभी मैंने सिर्फ एक सख्त और बेरहम आदमी समझा था। कुछ दिनों बाद अदालत ने विक्रम राठौर को उनके अपराधों की सज़ा सुना दी। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला ज़रूर। उस दिन जब हम अदालत से बाहर निकले तो मैंने पहली बार आर्यन के चेहरे पर सच्ची शांति देखी, जिसे वर्षों से उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। समय बीतता गया। आरोही की याददाश्त पूरी तरह तो वापस नहीं आई, लेकिन उसे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने वर्तमान को स्वीकार कर लिया था। उसके पास एक पिता था जो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, और एक परिवार था जो उसे टूटकर प्यार करता था। एक रात हम तीनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। आरोही मेरे कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। आर्यन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार था जिसे उसने वर्षों तक अपने दर्द के पीछे छुपाकर रखा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर उस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद मैं कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं उस दिन उस बंद कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती तो शायद ये सच भी कभी सामने नहीं आता। हम दोनों हल्का सा हंस पड़े। फिर कुछ पल बाद आर्यन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी भगवान हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़ छीन लेते हैं ताकि हमें उसकी असली कीमत समझा सकें, और फिर एक दिन उसे किसी न किसी रूप में वापस भी लौटा देते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह उम्मीद की कहानी थी, इंतज़ार की कहानी थी, और उस प्यार की कहानी थी जो समय, दर्द और दूरी से भी बड़ा होता है।
उस रात जब हम नीचे जाने लगे तो आरोही ने नींद में ही आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन मुस्कुराया और उसकी उंगलियां थाम ली। शायद ये वही पल था जिसका वह 6 साल से इंतज़ार कर रहा था। एक पिता का अपनी बेटी का हाथ फिर से थाम लेना। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा आंसू से नहीं होता। कुछ कहानियों का अंत मुस्कान, सुकून और नए जीवन के साथ भी होता है। उस रात मुझे आखिरकार समझ आया कि आर्यन मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। 7 दिन बाद होने वाला तलाक सिर्फ एक मजबूर इंसान की कोशिश थी जो मुझे अपने अंधेरे और दुश्मनों से दूर रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को हमारा रिश्ता टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होना मंजूर था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हर खामोश इंसान बेदिल नहीं होता और हर सख्त इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, जिम्मेदारी और निभाए गए वादों से साबित होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।